हेलो। ठीक है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? होप सो एवरीथिंग इज़ गुड और प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे चल रहे होंगे आपके। आज मैं आपको 80 डेज सीरीज़ का 7th लेक्चर आपके लिए लेके आया हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इससे पहले के सारे जो वीडियोस हैं वो अच्छे से देख लिए होंगे और समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो आज हमारे पास 80 डे लेक्चर का क्या है, 7th लेक्चर है। और 7th लेक्चर में क्या है, देखिए हमने ऑलमोस्ट सारे न्यूमेरिकल सेक्शन कर लिए हैं। ठीक है, तो आज जो हमारे पास है वो है प्रिकॉशंस। जब भी आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हो, ठीक है, जब भी फार्मूला हम अप्लाई करते हैं, फार्मूला अप्लाई करके नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, तो वहाँ पे कुछ गलती होने के चांसेस होते हैं। इस टॉपिक में हम वही पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन सी सावधानियां हैं जो हम बरत सकते हैं ताकि हम अपने गलतियों को क्या कर सकें, मिनिमाइज कर सकें। ठीक है, तो प्रिकॉशंस में भी हम सेम 3 मेथड हमने न्यूमेरिकल के टाइम पढ़े थे। न्यूमेरिकल के टाइम क्या क्या पढ़ा था आपने? इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड आउटपुट मेथड। ठीक है, आप में से कई ऐसे बोल सकते हैं कि सर पहले आउटपुट मेथड होता है, तो वो होता है किताब में वैसे ही दिया हुआ है, बट मैं आउटपुट मेथड लास्ट में पढ़ाता हूँ। ठीक है, बट यहाँ पे चूंकि प्रिकॉशंस पढ़ रहे हैं तो ऐसा रैंकिंग का कुछ है नहीं। पहले हम आउटपुट भी देख सकते हैं, फिर इनकम एक्सपेंडिचर देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपने क्लास को। तो फर्स्ट प्रिकॉशंस है आपका प्रिकॉशन ऑफ नेशनल इनकम में वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, अब वैल्यू एडेड मेथड का प्रिकॉशन क्या होता है? देखो, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं होता और ना ही ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, क्योंकि प्रिकॉशन रिगार्डिंग किसके है? फॉर्मूले के रिगार्डिंग है, तो आपको बस थोड़ा सा फॉर्मूला याद होना चाहिए। और मैं ये अज्यूम करता हूँ कि आपने चूंकि सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व किया है तो आपको फॉर्मूले भी अच्छे से याद होंगे। तो मैंने कहा देखो, आउटपुट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और इससे हमको क्या मिलता है? इससे मिलता है GVA, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन निकालने का फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, तो यहाँ से आपको पहला पॉइंट आपका मिल जाएगा प्रिकॉशन का। प्रिकॉशन का पहला पॉइंट क्या मिलेगा? दैट इज दिस, यानी कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया जाता। तो पहला पॉइंट यही है कि इंटरमीडिएट कॉस्ट को आपको इंक्लूड नहीं करना है। तो एनी एक्सपेंडिचर मेड ऑन इंटरमीडिएट कंजम्पशन शुड नॉट बी इंक्लूडेड। अगर हम इंक्लूड कर दे तो क्या प्रॉब्लम होगा? अगर हम इंक्लूड करते हैं तो इसमें प्रॉब्लम हो जाता है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग आ जाता है। अब आप कहोगे कि सर प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होता है? यानी कि आपने प्रोड्यूस एक ही सामान किया है और उसको जो आप कैलकुलेट कर रहे थे तो उसकी वैल्यू को आपने 2 बार कैलकुलेट कर लिया है। तो इसको कहा जाता है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। अब इस प्रॉब्लम से हम कैसे निजात पाएंगे भाई, कैसे ओवरकम करेंगे इस प्रॉब्लम को? तो यहाँ पे 2 तरीके होते हैं। फर्स्ट होता है फाइनल आउटपुट मेथड और सेकंड होता है वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, अब एक बार मैं आप लोगों के लिए इसको डिटेल में समझा देता हूं कि ये दोनों चीजें होती क्या है और इसको कैसे इंश्योर करते हैं कि हमारी गलती ये वाली ना हो। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग की अगर हम बात करें, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले होता है वैल्यू एडेड मेथड। अब सपोज करो कि आपने कुछ प्रोड्यूस किया, पोटैटो। आपने पोटैटो प्रोड्यूस किया, पोटैटो की वैल्यू थी 100 करोड़। ठीक है, आपकी इकोनॉमी में टोटल 100 करोड़ की पोटैटो की क्या हुई? प्रोडक्शन हुई। ठीक है, अब इस 100 करोड़ के पोटैटो को किसी चिप्स कंपनी ने खरीद लिया, से लेज। लेज ने खरीदा। अब लेज ने ये 100 करोड़ फार्मर्स को पे किए, खरीद लिए। अब खरीद के इन्होंने 150 CR का क्या कर दिया? प्रोडक्शन कर दिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इकोनॉमी में GVA कितना है, तो आप कहोगे सर देखो 100 करोड़ का तो आलू बना, 150 करोड़ यानी 150 करोड़ का क्या बना है? चिप्स बना है। तो इकोनॉमी में हो गया 250 करोड़। बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये होना चाहिए। तो ये आप करके आओगे और ये है गलत। ये क्या है? ये गलत है। देखो एग्जैक्टली हमने वही किया, यहाँ पे डबल काउंटिंग हो गया। डबल काउंटिंग क्या हो गया? देखो, जब आपने फार्मर्स ने पोटैटो प्रोड्यूस किया, पोटैटो की वैल्यू कितनी थी? 100 CR थी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो जब लेज वाले ने ये पोटैटो खरीद लिए और फार्मर को 100 करोड़ दे दिया, और फिर उसी पोटैटो का इस्तेमाल करके उन्होंने चिप्स कितने का बनाया है? 150 करोड़ का बनाया है।
ठीक है, चिप्स कितने का बनाया? 150 करोड़ का बनाया। तो जैसे ही चिप्स बना तो क्या इकोनॉमी में पोटैटो एग्जिस्ट करेगा? नहीं, क्योंकि उसी पोटैटो से क्या बन गया? चिप्स बन गया। तो इकोनॉमी के अंदर आप ध्यान रखना कि जब इंटरमीडिएट गुड्स का इस्तेमाल होता है टू प्रोड्यूस अनदर गुड्स, तो इस केस में इंटरमीडिएट गुड्स का एग्जिस्टेंस क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो जब मैं यहाँ पे पोटैटो के वैल्यूएशन को कैलकुलेट करूंगा तो मैं क्या कर रहा हूं? उसको दो बार कैलकुलेट कर ले रहा हूं। एक बार जब फार्मर्स ने प्रोड्यूस किया और एक बार लेज वाले ने जब प्रोड्यूस किया चिप्स। जबकि हुआ क्या है कि जैसे ही चिप्स प्रोड्यूस हुआ बेटा, आपका जो पोटैटो का एग्जिस्टेंस है वो क्या हो गया? खत्म हो चुका है। यानी कि पोटैटो इकोनॉमी में एग्जिस्ट अब करता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया? 250 करोड़ नहीं होगा। यहाँ पे हम कहेंगे कि देखो 100 करोड़ का तो पोटैटो था, पोटैटो का प्रोडक्शन कितना हो गया? 100 करोड़ का हो गया। ठीक है, पोटैटो का प्रोडक्शन 100 सीआर का था, और चिप्स के प्रोडक्शन में वैल्यू एडिशन कितने का हुआ है? तो आप कहोगे देखो 100 करोड़ का इसके पास पोटैटो आया, 150 करोड़ का इसने प्रोडक्शन किया है, यानी कि 50 सीआर का क्या है? चिप्स एक्स्ट्रा बनाया गया या एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड हुआ है। तो टोटल जो आपका इकोनॉमी में जीवीए हुआ वो कितना हुआ? 150 करोड़ का। तो दिस इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन मेथड, यानी कि हर एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे हम एक्स्ट्रा वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन को क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। लेवल 1 पे पोटैटो प्रोड्यूस हुआ 100 करोड़ का, लेवल 2 पे टोटल प्रोडक्शन यूजिंग दिस 100 करोड़ कितने का हुआ? 150 करोड़ का हुआ। तो यानी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कितना हुआ? 50 करोड़ का हुआ। तो जब एक्स्ट्रा प्रोडक्शन 50 करोड़ का हुआ तो वैल्यू एडिशन कितना हो गया? 100 करोड़ हियर एंड 50 करोड़ हियर, तो 150 करोड़। तो इसको कहा जाता है वैल्यू एडिशन मेथड। ठीक है, दूसरा वाला। पहले वाले में क्या है? फाइनल आउटपुट मेथड। तो हम ये वाला आसान होता है, हमें देख लेते हैं कि एक बात बताओ, सबसे आखिरी प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है? सबसे लास्ट वाला। तो पोटैटो, पोटैटो से चिप्स, लास्ट वाला चिप्स हो गया। अगर मान लो मैं इसकी जगह एग्जांपल लेता वीट, 100 सीआर का वीट हुआ, फिर उसको फ्लोर मिल वालों ने खरीदा, फ्लोर मिल वालों ने 150 करोड़ का क्या बनाया? फ्लोर बनाया उसको, यानी कि आटा बना दिया। अब फ्लोर मिल से कोई ब्रेड मेकिंग कंपनी उसको खरीद के लेके जाती है और 200 करोड़ का क्या बना देती है? वो ब्रेड बना देती है। तो यहाँ पे फाइनल आउटपुट या फाइनल प्रोडक्शन कितने का हुआ बेटा? 200 करोड़ का। तो 200 करोड़ का क्या हो जाएगा? आपका टोटल जीवीए हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड फाइनल आउटपुट मेथड, जो लास्ट आउटपुट है। अगर इस एग्जांपल में देखें तो इस एग्जांपल में फाइनल आउटपुट क्या है आपका? फाइनल आउटपुट है बेटा चिप्स। फाइनल आउटपुट क्या है? फाइनल आउटपुट इज योर चिप्स। और चिप्स का प्रोडक्शन की वैल्यू कितनी है? 150 सीआर। तो यानी कि जीवीए आपका कितना हुआ? 150 सीआर हुआ। तो ये दो मेथड आपके होते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को सॉल्व करने का। और हमको प्रिकॉशन में हमेशा याद रखना है कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट प्रिकॉशंस और प्रिकॉशंस ऑफ आउटपुट मेथड, तो इस केस में हम वैल्यू या एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट कंजम्पशन इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, या वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। तो ये हमारा क्या हो गया? पहला प्रिकॉशन हो गया। अगर मैं प्रिकॉशन नंबर 2 की बात करूं, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। अब इसको समझो क्या होता है। कोई सेकेंड हैंड गुड्स है, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपके पास एक मोबाइल फोन है, आईफोन है। ठीक है, आईफोन अभी आपका सेल लगने वाला है। ठीक है, सेल में आपने अपने पुराने आईफोन को बेच दिया, अच्छा पैसा मिल रहा था, आपने उसको क्या कर दिया? बेच दिया। आपका इनकम हुआ। ठीक है, आप कहोगे कि क्या मेरा इनकम हुआ है ये? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि जिस समय आपने आईफोन खरीदा होगा तो उस समय आपने क्या किया होगा? आईफोन के लिए पेमेंट किया होगा, और जब आपने आईफोन के लिए पेमेंट किया होगा तो उस समय वो नेशनल इनकम में ऑलरेडी इंक्लूड हो गया होगा। तो जब मैं दोबारा इंक्लूड करूंगा तो अगेन क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जिस समय जो गुड्स प्रोड्यूस होता है उसी समय वो नेशनल इनकम में इंक्लूड कर दिया जाता है। तो यानी कि नेक्स्ट टाइम पीरियड में जब उसी सामान को हम खरीदेंगे या बेचेंगे तो दोबारा नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। फाइन, तो ये आपका दूसरा हो गया। थर्ड आपका क्या है? प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट इंक्लूडेड। देखो, अब प्रोडक्शन अगर आप कर रहे हो तो प्रोडक्शन आप दो चीजों का कर सकते हो। पहला आप कर सकते हो प्रोडक्शन ऑफ, अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, और दूसरा होता है सर्विस। ठीक है, आइदर इकोनॉमी में गुड्स बनेंगी या आप क्या बनेंगी? सर्विस बनेंगी। तो अगर मैं सर्विस प्रोड्यूस करता हूं फॉर सेल्फ कंजम्पशन, खुद के कंजम्पशन के लिए, तो इसको इंक्लूड नहीं किया जाता। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यहाँ पे ये देते हैं कि
जैसे ही आपने सर्विस प्रोड्यूस किया तो सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन का मार्केट वैल्यूएशन नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई टीचर है, कोई टीचर अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, यानी कि कोई फादर अपने बच्चे को, खुद के बच्चे को पढ़ा रहा है, ठीक है। तो आप इसका क्या वैल्यूएशन लगाओगे, ठीक है, क्योंकि इसका क्वांटिटेटिव डेटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। वेयर एज गुड्स का प्रोडक्शन इंक्लूड किया जाता है, ध्यान रखना, सर्विस का इंक्लूड नहीं किया जाएगा, वेयर एज गुड्स का इंक्लूड किया जाएगा। रीजन, गुड्स का इसलिए इंक्लूड किया जाएगा क्योंकि इसका मार्केट वैल्यू होता है, ठीक है। जैसे सेम चीज है, यहाँ पे फार्मर ने कितना किया, 100 CR का पोटैटो प्रोड्यूस किया है, तो अगर इसमें से वो कुछ अमाउंट अपने पास रख ले कंजम्पशन के लिए, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि भाई उस पोटैटो की कुछ मार्केट की कीमत रही होगी, उतने से वैल्यू कम होगा ना, मार्केट में सेल नहीं होगा, उसके पास रह जाएगा। तो इसलिए मैं क्या कह सकता हूं कि भाई देखो इसका मार्केट वैल्यू था, तो इसलिए ये नेशनल इनकम का पार्ट होगा, वेयर सर्विस का मार्केट वैल्यू नहीं होता। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, क्या होता है कि अपनी मतलब एक माँ है हमारी, तो हमारी माँ क्या करती है, हमको प्यार करती है, वो बचपन से प्यार से, स्नेह से पाल पोस के बड़ा करती है, ठीक है। हमारे लिए वो खाना बनाती है, हमारे कपड़े धोती हैं। तो क्या कहूँगा मैं कि भाई खाना मैं रेस्टोरेंट में 50 रुपए का खा लेता हूँ, तो आपके खाने की कीमत 50 रुपए होगी, तो भी 5 रुपए में कपड़े धो देता है, ठीक है। जो भी वॉशरमैन होता है वो 5 रुपए में कपड़े धो देता है, तो आप हमारे कपड़े धो देते हो तो 5 रुपए का होगा, ऐसे बोल सकते नहीं, क्योंकि वो इसलिए नहीं करती हैं हमारे कामों को कि वो उनको पैसे चाहिए, वो हमको प्यार करती हैं, और प्यार का कोई कीमत नहीं होता, कोई मार्केट वैल्यू नहीं होता, स्पेशली माँ के प्यार का, ठीक है, ऑलवेज रिमेम्बर, ठीक है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 4, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल बी इंक्लूडेड, ये हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्या, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ऑनर्स ऑक्यूपाइड हाउस शुड बी इंक्लूडेड। अब इसको समझो क्या होता है। मान लो मैं किसी जमीन का ऑनर हूँ, ठीक है, मेरा एक घर है बढ़िया सा, उस घर का ऑनर हूँ मैं, या जमीन का ऑनर हूँ, व्हाटएवर, ठीक है, एक घर का ऑनर हूँ, मैं उसमें खुद रहता हूँ। तो कहता है कि भाई देखो, अगर आप खुद रहते हो, अगर आप खुद नहीं रहते तो क्या करते, आप उसको रेंट पे देते। आप अगर उसको रेंट पे देते तो उससे क्या आता, रेंट आता, तो रेंट आता, तो इट शुड बी योर इनकम एंड इट शुड बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, ठीक है। कहता है कि अगर आप रहते हो तो इसकी क्या है, एक मार्केट वैल्यू है, आपके मकान के रेंटल कॉस्ट है, तो वो कॉस्ट नेशनल इनकम का पार्ट होगा, ठीक है। वेयर ये बात अलग है कि जोड़े नहीं जाते हैं, ठीक है, बट इट शुड बी इंक्लूडेड। उसके बाद कहता है कि चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड्स शुड बी इंक्लूडेड। अब देखो चेंज इन स्टॉक क्या होता है, एक छोटी सी बात समझना, आपको कोई बताएगा नहीं, बस मैं बता दे रहा हूं। जब भी बेटा हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, जब भी हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो दो तरह के इन्वेस्टमेंट, एक होता है प्लान्ड और दूसरा होता है नॉन प्लान्ड। यानी कि आपने एक इन्वेस्टमेंट प्लान करके किया और एक अपने आप हो गया। अब ये क्या बात, अपने आप कैसे इन्वेस्टमेंट हो जाएगा भाई, कहता हूं सुनो। देखो प्लान्ड इन्वेस्टमेंट को आप कैसे कहोगे कि मान लो मुझे एक शॉप खोलना था, शॉप क्या खोलना था, कोई फूड खोलना था, ठीक है, रेस्टोरेंट खोलना चाहता था मैं, एक कैफे खोल दिया, ठीक है, एक क्या खोला मैंने, कैफे खोला, ठीक है, एक कैफे खोला। इस कैफे में मैं कॉफी, बेवरेजेस, मतलब अदर आइटम्स, खाने पीने का सामान मैं बेचता था। मैंने कुछ प्लान किया है कि भाई एक दिन का जो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट होगा या टोटल प्रोडक्शन होगा वो 5,000 रुपये का होगा, और ये मेरा बिक जाएगा 5,000 रुपये, तो यानी मेरा 5,000 का इनकम होगा, ये मेरा प्लान इन्वेस्ट फॉर दैट डे। ऑब्वियसली कैफे कॉस्ट भी इंक्लूड होगा उसके अंदर, बट हम अभी सिर्फ वो बता रहे हैं जो सामान का प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि कोई सामान खरीद के लाया है, यानी कि कॉफी वॉफी बनाने पे जो खर्चा होगा, वेरिएबल कॉस्ट मेरा कितना है, 5,000 का है, ठीक है। ये मैंने प्लान किया था कि 5,000 का कॉस्ट होगा, बेच बेच के मुझे मतलब इतना पैसा आ जाएगा, बट आई रियलाइज कि इसमें से सिर्फ 4,000 का सेल हुआ है और 1,000 रुपये मेरे स्टॉक में रह गया। तो ये जो 1,000 रह गया, दिस विल बिकम योर नॉन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। आप इसका इस्तेमाल अब अगले दिन करो, जब अगले दिन आप करोगे, तो जब आप
रॉ मटेरियल खरीदने जाओगे प्रोडक्शन के लिए, यानी कॉफी वगैरह के बनाने के लिए, तो आप ये वाला भी कंसीडर करोगे कि अच्छा 1000 रुपए का सामान मेरे पास अभी भी क्या है, रखा हुआ है, तो आप नेक्स्ट टाइम में परचेज क्या करोगे, 1000 रुपए से कम करोगे। तो इन्वेस्टमेंट शुड बी ऑफ टू टाइप, प्लान इन्वेस्टमेंट एंड नॉन प्लान इन्वेस्टमेंट, जो बच जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड चेंज इन स्टॉक। चेंज इन नॉन प्लान इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं, चेंज इन स्टॉक कहते हैं। प्लान इन्वेस्टमेंट में आप ऑफिस बना लो, आप बिल्डिंग बना लो, आप लैंड खरीद लो, फैक्ट्रियां लगा लो, ये सब हमारे प्लान इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है। ठीक है, तो नॉन प्लान इन्वेस्टमेंट यानी कि चेंज इन स्टॉक, तो देन इट शुड बी इंक्लूडेड, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। अब सो क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे आपके ये खत्म होते हैं प्रिकॉशन ऑफ आउटपुट मेथड। नाउ हम मूव करते हैं प्रिकॉशन ऑफ इनकम मेथड। ठीक है, ये और भी ज्यादा आसान है। प्रिकॉशन ऑफ इनकम मेथड में आपको क्या करना है, सबका इनकम कैलकुलेट करना है। वेल एंड गुड, कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, ये देखो, अगर आप कोई इनकम जनरेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कोई इनकम जनरेट कर रहे हो, और वो इनकम कहां से आता है, ट्रांसफर से। ठीक है, इनकम शुड बी ऑफ टू टाइप, हमेशा ध्यान रखना। एक होता है फैक्टर इनकम और दूसरा होता है ट्रांसफर इनकम। ठीक है, इस पे हमने डिफरेंसेस भी करने हैं, तो वहां पे ज्यादा बेहतर क्लियर होगा। फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम वो इनकम होता है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अर्न करता है, क्या करता है, अर्न करता है। और ट्रांसफर इनकम आप सिर्फ को मिल जाता है, अपने आप मिल जाता है। ठीक है, ट्रांसफर इनकम क्या होता है, आपको अपने आप ही मिल जाता है, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना होता। जैसे आप सुबह उठे, आपके पापा ने कहा ये लो बेटा 50 रुपए, ठीक है, आज कहीं जाओगे घूमने उमने तो मतलब चाय वाय पी लेना, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर इनकम। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ा, बस सुबह रात में सोया, सुबह उठा 50 रुपए मिल गया। लेकिन आपके पापा ऑफिस जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ऑफिस। ठीक है, जब वो ऑफिस जाएंगे तो ऑफिस में बेटा वो काम करेंगे, काम करेंगे तो उनको क्या मिलेगा, सैलरी। ठीक है, तो सैलरीज यू नीड टू अर्न, एंड वट एवर यू अर्न इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। बात समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ। इसमें जैसे ट्रांसफर इनकम में और भी बहुत सारे आते हैं, जैसे पॉकेट मनी हो गया, आपके लिए मान लीजिए स्कॉलरशिप हो गया, आपके स्कूल से आपके कॉलेज से स्कॉलरशिप मिलती है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिलती है, पेंशन होती है बहुत सारी, ओल्ड एज पेंशन, रिटायरमेंट पेंशन, इस तरह की बहुत सारी क्या देखने को मिलती है हमको, पेंशन। तो ये सारे क्या है, हमारे ट्रांसफर इनकम के पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है आपके पास इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। ठीक है, मैं रब कर रहा हूं, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। जब भी हम कोई सेकेंड हैंड गुड्स बेचते हैं और उससे मेरा इनकम हुआ, वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। समझो फिर से बात, जब ये सामान बना होगा जिस भी साल में, आईफोन का एग्जांपल लास्ट वाले टॉपिक में हमने लिया था, तो आईफोन को ही कंटिन्यू करते हैं। जब आईफोन प्रोड्यूस हुआ होगा, ठीक है, और जब आपने खरीदा होगा तो उस समय उसको आपने पेमेंट किया होगा, तो उसमें सबका इनकम इंक्लूड होगा ना भाई, आईफोन के मालिक का इनकम इंक्लूड होगा, आईफोन बेचने वाले सेलर का इनकम इंक्लूड होगा उसी में। ठीक है, तो जब आप उसी आईफोन को दोबारा बेचोगे तो क्या होगा, क्या उसको दोबारा इनकम कंसीडर किया जाएगा, कहता कि नहीं, दोबारा बेचने से जो इनकम होगा वो सिर्फ उसी ओल्ड आईफोन का क्या है, वैल्यूएशन है। ठीक है, जो कि पहले ही मैं पे कर चुका हूं। अब यहाँ पे क्या होता है कि मान लो आपने किसी दुकानदार को कांटेक्ट किया, आपने कहा कि भाई यार मेरे पास एक आईफोन है, बिकवा दे। आगे ठीक है, अभी बिकवा देता हूँ। तो उसने किसी और से कांटेक्ट किया, किसी और को बोला कि भाई एक मोबाइल फ़ोन है मेरे पास, इसको बिकवा दो, ठीक है, इसको बेचना है। मैं कहा ठीक है, उसने ग्राहक ढूंढा, 2-3 लोगों ने मिलकर मेहनत किया, आपका आईफोन बिक गया। अब जिसने भी आईफोन आपको बेचने में हेल्प किया, उसने कहा कि देख भाई मेहनत बहुत हुआ है, 5,000 रुपये लूंगा मैं। कितना लूंगा, 5,000। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 5,000 आप उस बंदे को दे रहे हो, अगर वो घर पे बैठा होता, वो काम नहीं करता, क्या उसको देते आप, नहीं, है ना। तो जब नहीं देते तो यानी कि आपने ये जो 5,000 इसको दिया है, तो वो उसके मेहनत के बदले है। भाई उस बंदे ने जो मेहनत किया है आपका आईफोन बिकवाने के लिए, उस चीज के बदले दे रहे हो। अगर वो चद्दर तान के घर पे सोया होता तो आप उसको पेमेंट करते, नहीं करते ना। कहता है कि एनी कमीशन
पेड, ठीक है, कोई भी कमीशन जब हम पे करते हैं या कोई भी ब्रोकरेज पे करते हैं टू द एजेंट, ब्रोकरेज और कमीशन पेड टू द एजेंट और रिसीव बाय एजेंट शुड बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। क्यों? क्योंकि उसने वो सर्विस इस साल जनरेट किया है, इस मोमेंट में जनरेट किया है, तभी आपने उसको पेमेंट किया। अगर उसने नहीं किया होता तो आप पेमेंट नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कहता है कि अगर कोई इनकम आपको हो रहा है फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर एंड सो ऑन, बेसिकली इनकम फ्रॉम शेयर मार्केट, ठीक है, इनकम फ्रॉम शेयर मार्केट, इसको इंक्लूड नहीं किया जाता। क्यों? इनकम तो हुआ ना, और सर्विस भी मैंने इसी साल जनरेट किया है, क्यों नहीं इंक्लूड किया जाएगा? किया जाना चाहिए, ऐसे मन में सवाल आ रहे होंगे। चलो समझते हैं। मान लो कि हम 4 लोग हैं, 4 लोग, देखो 4 लोग बना देता हूं मैं, ये वो 4 लोग हैं जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, 1 2 3 और ये 4, ये 4 लोग हैं। इन चारों के पास कुछ पैसा है, मिला के मान लो 100 करोड़ का है, बहुत पैसा भाई, 100 करोड़ का फंड है। चारों ने शेयर मार्केट में पैसा लगाया, ठीक है, इसके पास था 20 करोड़, इसके पास था 50 करोड़, इसके पास था 10 करोड़, इसके पास था 20 करोड़, टोटल 100 करोड़ हो गया। चारों ने पैसा लगाया, इसको कुछ फायदा हो गया 10 करोड़ का, ठीक है, तो इसका कैपिटल 10 करोड़ से बढ़ गया। अगर इसको फायदा हुआ है तो बच्चे मुझे आप ये बताओ, इन्हीं में से किसी को नुकसान हुआ होगा ना, कुल जो 4 हैं यही तो पैसे लगा रहे हैं शेयर मार्केट में, तो इनका क्या हुआ होगा? नुकसान हुआ होगा। मैं कहता हूँ चलो इसी बंदे का नुकसान हो गया, इसका 10,000 का नुकसान हो गया, ठीक है, 10 करोड़ का नुकसान हो गया। यहाँ पे बात करें तो इसको भी नुकसान हुआ 10 करोड़ का, इसको फायदा हो गया 10 करोड़ का, ठीक है, इसको क्या हो गया? फायदा हो गया 10 करोड़ का। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई अब मुझे ये बताओ कि इकोनॉमी में अब कितने पैसे बचे हैं, तो आप क्या कहोगे? भाई जितना जितना सबके पास बचा हुआ है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। इसको 10 का फायदा हुआ, इसके पास 30 करोड़ होगा, इसको 10 का नुकसान हुआ, इसके पास 40 करोड़ है, इसका 0 हो गया, और भाई साहब ये बर्बाद ही हो गए, और इसके पास 30। मैंने कहा इकोनॉमी में कितना पैसा है, तो आप कहोगे 40, 40 30 70 30 100, 100 करोड़, ठीक है, तो यानी कि पहले भी 100 करोड़ था, अब भी 100 करोड़ है। तो इकोनॉमी में किसी का नुकसान या किसी का शेयर मार्केट में फायदा होने से टोटल लेवल ऑफ इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड, और इसको इंक्लूड भी नहीं किया जाता है। यहाँ पे सिंपली क्या हुआ है? यहाँ पे सिंपली ट्रांसफर ऑफ फंड हुआ है। भाई इस भाई साहब के पास 50 था, 10 इसके पास ट्रांसफर हो गया, इस भाई साहब के पास 10 था, 10 इसके पास ट्रांसफर हो गया, ठीक है। इकोनॉमी में टोटल इनकम क्या रहा? सेम ही रहा, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। उसके बाद सेम लॉजिक से आता है विंडफॉल गेन। कोई विंडफॉल गेन है, विंडफॉल गेन क्या होता है? लॉटरी। क्या होता है? लॉटरी। जैसे आपको लॉटरी लग गई, आपको मजा आ गया, लेकिन ये भी तो किसी और के पास पैसा रहा होगा, भाई लॉटरी कंपनी है उसके पास पैसा रहा होगा, वो पैसा आपके पास आ गया, क्या टोटल अमाउंट में कोई चेंज हुआ? नहीं हुआ, अगेन नहीं हुआ। तो कहता है कि इससे कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुआ है, ठीक है, इसलिए इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड, ठीक है। अब पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग, कोई पेमेंट आप कर रहे हो, कब, कहां से? पास्ट सेविंग से, पिछले सालों के इनकम आपने बचा बचा के रखा था और उससे आप पेमेंट कर रहे हैं, क्या ये इंक्लूड होगा? अगेन नहीं। क्यों? सेम फंडा है। आप क्या कर रहे हो भाई, इकोनॉमी में उतना ही पैसा था, आपने बस ट्रांसफर कर दिया, और ये इंक्लूड किस साल हुआ होगा? जिस साल आपने इसको अर्न किया होगा, पिछले सालों में, और फिर उसमें से आपने बचा बचा के रखा है, इस साल आपने क्या कर दिया? खर्च कर दिया। तो पास्ट सेविंग से अगर कोई पेमेंट है तो वो भी इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके कुछ प्रिकॉशंस रहे इनकम मेथड के, जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड और लास्ट मेथड, प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। ये और ज्यादा आसान है। अगर आपने प्रिकॉशन ऑफ इनकम मेथड ध्यान से पढ़ा तो एक्सपेंडिचर मेथड के लिए कुछ करने के लिए नहीं बचता। तो एक स्टेटमेंट देता हूं, और देखो स्टेटमेंट के बाद तुरंत ही खत्म हो जाएगा ये टॉपिक। देखो, अगर मेरी इनकम है तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये किसी और का क्या होगा? एक्सपेंडिचर होगा। अगर मेरी इनकम है तो ये किसी और का क्या होगा? एक्सपेंडिचर होगा, सीधी बात है। तो वट एवर प्रिकॉशंस वी हैव टू टेक in income method, we need to take in expenditure method as well.
बस फर्क क्या होगा, वहां इनकम का गाना गा रहे थे, यहाँ एक्सपेंडिचर का गाना गाएंगे, पेमेंट एक्सपेंडिचर करते रहेंगे। ठीक है, देखो इधर एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड। वहां पे क्या था, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड। यहाँ पे क्या है, कोई सेकेंड हैंड गुड्स हम खरीद रहे हैं, यानी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं ऑन सेकेंड। मैंने आईफोन बेचा, ठीक है, तो मेरी इनकम हुई। भाई जिसने खरीदा उसका क्या हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ। तो अगर इनकम इंक्लूड नहीं होगा तो एक्सपेंडिचर भी इंक्लूड नहीं होगा, रीजन द सेम। लेकिन कोई ब्रोकरेज पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ब्रोकरेज, तो अगेन ब्रोकरेज पेमेंट इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, ब्रोकरेज पेमेंट को आप क्या करोगे, इंक्लूड करोगे। क्यों करोगे, क्योंकि वो किस चीज के लिए है, वो है आपका जो आपने सर्विस जनरेट किया है अभी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कोई ट्रांसफर पेमेंट। अब आपका ट्रांसफर इनकम होता था लास्ट में, ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं होगा तो भाई आपके लिए इनकम है तो आपको गवर्नमेंट पेमेंट कर रही है ना, ये गवर्नमेंट नहीं है, मान लिया आपका दोस्त है, आपके दोस्त ने आपको गिफ्ट दे दिया, ट्रांसफर पेमेंट। ठीक है, तो वो गिफ्ट आपके लिए इनकम है तो आपके दोस्त के लिए क्या है, खर्चा है। इनकम शुड नॉट बी इंक्लूडेड, देन एक्सपेंडिचर शुड आल्सो नॉट बी इंक्लूडेड। सिंपल। चलिए थर्ड पॉइंट क्या है, परचेज। कोई शेयर या बॉन्ड आप परचेज कर रहे हो, सॉरी, सेकेंड हैंड गुड शुड नॉट बी इंक्लूडेड। कोई परचेज और सेल ऑफ, सॉरी, परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड, इट्स टू इजी, रीजन इज सेम। एंड अगर इस पे कोई ब्रोकरेज या कमीशन पे करते हैं तो इट शुड बी इंक्लूडेड। मोबाइल फोन वाला एग्जांपल है आपका, आईफोन वाला। ठीक है, परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, यहाँ पे है शेयर मार्केट वाला, शेयर मार्केट से कोई शेयर खरीद रहा हूं मैं, फाइनेंशियल एसेट्स इज कॉल्ड शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर एंड ऑल दैट। ठीक है, तो आपने क्या किया, परचेज किया है शेयर मार्केट से एक बॉन्ड। अगर शेयर मार्केट से आपने एक बॉन्ड परचेज किया है या शेयर खरीदा है तो उस परचेज पे जो आपका पैसा खर्च होगा इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड। ठीक है, या इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ ओन प्रोडक्शन। एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ ओन प्रोडक्शन। ठीक है, खुद के कंजम्पशन के लिए कुछ प्रोडक्शन आप कर रहे हो और उस पे हुआ क्या है, एक्सपेंडिचर है, तो ये इंक्लूड होगा नहीं होगा, इट शुड बी इंक्लूडेड। ठीक है, अगर गुड्स पे है और सर्विस पे है तो नहीं होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, लाइक प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन, imputed वैल्यू ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हाउसेस, इट शुड बी इंक्लूडेड ऑन ऑल दैट। ठीक है, सर्विस है तो इंक्लूड नहीं होगा। बात समझ में आया। तो यहाँ पे हमारा प्रिकॉशन क्या होता है, खत्म होता है। एंड अगर आपने यहाँ तक देख लिया है वीडियो तो I must say thank you for watching this video and stay tuned। ऐसे ही रेगुलरली बेसिस पे आपके प्रिपरेशन के लिए मैं वीडियोस डालता रहूँगा, देखते रहें, अच्छे से तैयारी करें, एंजॉय करें, हेल्दी रहें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।